सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लीगल पीडिया की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सभी टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। पहला द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, सेक्शन 6 सैलरी स्टेटिस्टिक्स, एम्प्लॉयर्स ड्यूटी, हु कैन हियर क्लेम्स, डिडक्शंस, राइट्स ऑफ इंस्पेक्टर, अपील, बार ऑफ सूट्स, डेलीगेशन ऑफ पावर, पेमेंट ऑफ अनडिसबर्स्ड वेजेस इन केसेस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन एंड कंक्लूजन। हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। एवरी एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल वेजेस रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर दिस एक्ट टू द पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। जिस एम्प्लॉयर ने जिसको भी एम्प्लॉयड कर रखा है उसको वेजेस पे करना उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर फैक्ट्रीज़ की बात करें तो फैक्ट्री का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा। इंडस्ट्रीज़ या अदर एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें तो उसमें जो भी एम्प्लॉयर ने पर्सन रखा हुआ है सुपरविजन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और रेलवेज़ की बात करें तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस पर्सन को नॉमिनेट किया है अपने बिहाफ पे लोकल एरिया के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर ने जिस पर्सन को डेजिग्नेट किया है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर कोई भी किसी भी केस की बात करें तो एम्प्लॉयर ने जिस पर्सन को डेजिग्नेट किया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इस प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करने की, इस एक्ट के प्रोविजंस के साथ, तो वो जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू द एम्प्लॉयर। द पर्सन सो नॉमिनेटेड और द पर्सन सो डेजिग्नेटेड एज द केस में बी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच पेमेंट। उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास पेमेंट ऑफ वेजेस की। अगला टॉपिक आता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड्स, यानी वेज पीरियड फिक्स करना बहुत ज़रूरी है कि इस पीरियड के लिए आपको वेजेस दिए जाएंगे। अगर कोई भी वेज पीरियड एक मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। यूँ नहीं कह सकता कि मैं तेरे को 2 महीने की सैलरी एक साथ दूंगा या 2 महीने की वेजेस एक साथ दूंगा। हर मंथ आपको वेज देना ही पड़ेगा अपने एम्प्लॉई को। और जो मेन ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का क्या है कि पेमेंट ऑफ वेजेस में अननेसेसरी डिले ना हो या अननेसेसरी डिडक्शंस ना हो वेजेस में। अगला हमारा टॉपिक आता है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। अगर कोई भी रेलवे, फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 1000 से कम पर्सन एम्प्लॉयड है उसको पेमेंट ऑफ वेजेस का टाइम दिया गया है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे ऑफ द मंथ। लेकिन अगर कोई दूसरी ऐसी रेलवे, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसको टाइम दिया गया है 10th डे का। 10 दिन एक्सपायर होने से पहले आपको पेमेंट ऑफ वेजेस करना है। अगला हमारा हेडिंग आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है कि जो वेजेस हैं वो करंट कॉइन, करेंसी नोट्स, चेक या फिर डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र करके पे किए जा सकते हैं। इसमें एक और कंडीशन क्या दी गई है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के किसी भी इंडस्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट को कह सकती है कि आपको अपने वेजेस जो हैं वो चेक या सिर्फ बैंक क्रेडिट करके ही देना है अपने एम्प्लॉय को। तो ये गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है। अगली हमारी हेडिंग आती है सैलरी स्टेटिस्टिक्स। जो इस एक्ट के अंदर कवर किया गया है वो 6500 पर मंथ वेजेस ही होंगे। अगर वेजेस 6500 पर मंथ से कम है तो ही इस एक्ट के अंदर वो कवर किया जाएगा, जो कि अमेंडमेंट 2005 में आई थी उसके हिसाब से किया जा रहा है। वेजेस और जो है वेजेस कॉन्ट्रैक्चुअल वेजेस ही इसमें कवर किए जाएंगे, ओवर टाइम वेजेस इसमें कवर नहीं किए जाएंगे। अगला हमारा टॉपिक आता है एम्प्लॉयर्स ड्यूटी। तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है इस एक्ट के जो एब्स्ट्रैक्ट्स हैं वो अपनी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में डिस्प्ले करे और इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्प्ले करे और उस लैंग्वेज में डिस्प्ले करे जो मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन समझ सकते हैं। और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एक ऐसा रेगुलेशन है जो एम्प्लॉयज़ की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तरफ अपनी दिशा दिखाता है ताकि एम्प्लॉयर जो है उसका मिसयूज़ ना कर सके और एम्प्लॉय को जो है टाइम पे और बिना हैरेस हुए अपनी वेजेस मिल सकें। अगला हमारा टॉपिक आता है हु कैन हियर क्लेम्स। जो भी डिडक्शंस ऑफ वेजेस के लिए या डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए या पेनल्टी के लिए जो भी क्लेम्स अराइज होते हैं उन्हें कौन कौन सुन सकता है, कौन उस पर ऑर्डर दे सकता है? तो गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गैजेट में अपॉइंट कर सकती है एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन, एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग फंक्शंस एज अ रीजनल लेबर कमिश्नर या फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर विद एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। थर्ड, एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की रैंक से कम ना हो और 2 साल से कम एक्सपीरियंस हो उसको। और फोर्थ, अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ एनी लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947।
अगला हमारा टॉपिक आता है डिडक्शंस। डिडक्शंस मतलब होता है सैलरी के टाइम पे कुछ वेजेस काट लेना एम्प्लॉय के। तो एम्प्लॉयर को ये अलाउड नहीं है कोई भी अपनी मर्जी से डिडक्शंस कर लेना उसकी सैलरी में से या वेजेस में से। तो इस एक्ट के में जो डिडक्शंस दी गई हैं सिर्फ वही डिडक्शंस कर सकता है, और डिडक्शन के नाम पे वो क्या क्या नहीं कर सकता वो देख लेते हैं। नंबर 1, स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर का इंक्रीमेंट नहीं रोक सकता। सेकंड, स्टॉपेज ऑफ प्रमोशन ऑफ वर्कर, वर्कर का प्रमोशन भी नहीं रोक सकता। थर्ड, स्टॉपेज ऑफ इंड्यूसमेंट लैक ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस बाय यूजिंग एम्प्लॉई, ये नहीं कर सकता तुम्हारी भाई परफॉर्मेंस ही बेकार थी। फोर्थ, डिमोशन ऑफ वर्कर, वर्कर को डिमोट नहीं कर सकता। फिफ्थ, सस्पेंशन ऑफ द वर्कर, वर्कर को डिडक्शन के नाम पे सस्पेंड भी नहीं किया जा सकता। ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो एक ऐसा नोटिस लगाए प्रेमाइसिस में जो सभी वर्कर्स देख सकें, जिसमें लिखा हो क्या क्या फाइन्स उन पे लग सकते हैं, और जो फाइन लगाया जाएगा वर्कर पे उसे फोर्स नहीं किया जाना चाहिए उसके ऊपर जब तक वो अपनी क्लैरिटी ना दे दे कि या कॉज ना बता दे क्यों उससे ऐसी गलती हुई। और जो फाइन उस पर लगाया जा रहा है वो उसकी वेजेस से 3% से ज़्यादा नहीं हो सकता। फॉर इंस्टेंस अगर किसी की वेज 1000 रुपीज़ पर मंथ है तो जो फाइन है उसका 3% यानी 30 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई वर्कर 15 साल से कम उम्र का है तो उस पर फाइन नहीं लगाया जा सकता, और जो फाइन है उसे एक ही बारी में उसकी वेजेस से काट लिया जाएगा। ये नहीं उसको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करके आराम से काटा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो फाइन है उसे जिस डेट पे वो इन्फोर्स किया गया है उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर रिकवर करना होगा उसे। और एट द लास्ट ऑफ द मंथ जितना भी फाइन इकट्ठा हुआ है उसे एक बेसिक रिजर्व बनाना होगा एम्प्लॉयर को, और उस रिजर्व में फाइन का पैसा इकट्ठा करके उस पैसे को एम्प्लॉयज़ की मतलब बेटरमेंट के लिए यूज़ करना होगा। एम्प्लॉयर या जो भी इंडिविजुअल आंसरेबल है पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए अंडर सेक्शन 3 में उसे एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए एक रजिस्टर में कब किससे कितना फ़ाइन लिया गया। अगर कोई भी एक एक्ट हुआ एम्प्लॉय के द्वारा या ओमिशन हुआ जिसके ऊपर फ़ाइन लगाना चाह रहा था एम्प्लॉयर, लेकिन उस एक्ट को हुए 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उस 90 डेज के कंप्लीशन के बाद उस वर्कर पे या एम्प्लॉय पे फाइन नहीं लगाया जा सकता उस ओमिशन के लिए। अगला हमारा टॉपिक आता है डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है नॉन अटेंडेंस देता है यानी ड्यूटी पे काम पे नहीं आता तो उसकी सैलरी में से वो अमाउंट उस दिन का डिडक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा एक महीना पूरा नहीं आया उसकी सैलरी 6000 रुपये महीना है तो पूरा 6000 रुपये काटा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं काटा जा सकता। और अगर कोई भी एम्प्लॉय ड्यूटी पे तो आया लेकिन वह आराम से बैठा हुआ है कोई काम ही नहीं कर रहा तो भी उसे एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी ही माना जाएगा। और अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय या 10 एम्प्लॉय एक साथ छुट्टी कर लेते हैं बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन दिए तो एम्प्लॉयर जो है उन सभी का 8 डेज़ का वेजेस जो है डिडक्ट कर सकता है उनकी वेजेस में से। अगला हमारा टॉपिक आता है डिडक्शंस फॉर डैमेजेस और लॉस। एम्प्लॉयर जो है अगर कोई भी एम्प्लॉय डैमेज करता है लॉस कर देता है किसी प्रोडक्ट का काम करते वक्त तो उस अमाउंट का डिडक्शन कर सकता है उसके वेजेस में से। और एम्प्लॉयर को एक चांस देना चाहिए एम्प्लॉयर को ताकि वो बता सके कि वो डैमेज या कॉज ऑफ हार्म कैसे हुआ, कैसे मतलब वो डैमेज हुआ, और फिर एम्प्लॉयर जो है अपने वर्कर को बता के उसकी सैलरी में से वो डिडक्ट कर सकता है। और जितनी भी ये सारी बातें वो एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करी जानी चाहिए कितना फाइन उस पर लगाया गया। अगला हमारा टॉपिक आता है डिडक्शंस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। अगर कोई एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को हाउस कन्वीनियंस वगैरह दे रहा है या कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह दे रहा है तो उस चीज़ का पैसा जो है एम्प्लॉयर जो है काट सकता है उसके वेजेस में से एम्प्लॉय की में से। फॉर एग्जांपल अगर किसी ओनर ने अपने वर्कर को घर किराए पे दे दिया कि भाई इतने तू मेरे यहाँ काम करा इधर रह ले तू, तो उस जगह का रेंट वगैरह जो है वो काट सकता है उसके वेजेस में से। अगला हमारा टॉपिक आता है डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस। अगर किसी भी एम्प्लॉयर ने एडवांस में सैलरी पे कर रखी है वर्कर को या कोई लोन दे रखा है, ये सब चीज़ों की रिकवरी के लिए जो है एम्प्लॉय की वेजेस में से काटा जा सकता है अमाउंट ताकि वो एडवांस को पूरा किया जा सके या फिर वो लोन को वापस लिया जा सके, रिकवर किया जा सके बेसिकली। अगला हमारा टॉपिक आता है राइट्स ऑफ इंस्पेक्टर। इस एक्ट में इंस्पेक्टर वो है जो जांच कर सकता है कि हाँ भाई जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजन दिए गए हैं वो अच्छे से कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, हर एक फैक्ट्री में या कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में या फिर किसी भी रेलवेज में। इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, कभी भी जाके चेकिंग कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है या कभी भी सीज वगैरह कर सकता है, डुप्लीकेट बना सकता है रजिस्टर्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पर जो रिकॉर्ड रजिस्टर होते हैं उन सब चीज़ों के। अगला हमारा टॉपिक आता है अपील। अपील के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है सेक्शन 17 में दिए गए हैं द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, इसमें कहता है कि इन द अकम्पेइंग सर्कमस्टांसेस द पार्टीज हु एट एनी पॉइंट डिसअपॉइंटेड कैन अपील टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकती है पार्टीज जब क्या है कि जो केस है 300 रुपये से ज़्यादा का हो, एम्प्लॉयर ने 300 रुपये रख लिए हो
ठीक है। और या फिर क्या है, 25 रुपये से ज़्यादा एम्प्लॉयर ने रिटेन कर लिए हो सिंगल अनपेड वर्कर के, या 50 से ज़्यादा रुपये रिटेन कर लिए हो एम्प्लॉयर ने एक से ज़्यादा अनपेड वर्कर्स के। अगला हमारा टॉपिक आता है बार ऑफ सूट्स। नो कोर्ट विल एंगेज इन एनी सूट फॉर द रिकवरी ऑफ वेजेस और ऑफ एनी डिडक्शन फ्रॉम कंपनसेशन टू द एक्सटेंट दैट द एंटायरिटी सो गारंटीड। मतलब अगर कोई भी सेक्शन 15 के अंदर कार्रवाई की गई है, या जो सब्जेक्ट कोर्स है वो सेक्शन 15 के अंदर फॉल करता है, या उसके अंदर डिग्री ऑलरेडी हासिल कर ली गई है, या जो एप्लीकेशन है वो रिकवर नहीं की गई है सेक्शन 15 के अंदर जो दी गई थी, तो बार ऑफ सूट्स लग जाएगा। कोई भी कोर्ट जो है उस मैटर के अंदर अपनी कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। सेक्शन 15 बात करता है क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शंस फ्रॉम पेमेंट ऑफ वेजेस या फिर डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस। अगला हमारा टॉपिक आता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। कोई भी सूटेबल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के ये बता सकती है कि वो अपनी पावर जो है किसी और को डायरेक्ट कर रही है, यानी अपनी पावर्स डेलीगेट कर रही है ताकि अपना बर्डन कम हो जाए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, कोई भी एक सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हो या स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हो, वो भी कर सकती है एक नोटिफिकेशन निकाल के। अगला हमारा टॉपिक आता है पेमेंट ऑफ अनडिसबर्स्ड वेजेस इन केसेस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन। अगर कोई भी एम्प्लॉयड पर्सन है, उसके वेजेस पेंडिंग है और उससे पहले उसकी डेथ हो गई, तो उसके वेजेस किसको दिए जाएंगे? चाहे तो कुछ कोई ऐसा इंडिविजुअल होगा जो वर्कर ने बताया होगा कि भाई ऐसा कुछ हो जाए तो इस इंडिविजुअल को दे देना, उसको दे दिए जाएंगे। या वेज स्टोर्ड बाय द एम्प्लॉयर विद द रिकमेंडेड अथॉरिटी, द बिजनेस विल बी रिलीज ऑफ हिज लाइबिलिटी टू पे दोज वेजेस। या कोई एक रिकमेंडेड अथॉरिटी है, एम्प्लॉयर उसको पे कर देगा और बिजनेस जो है अपनी लाइबिलिटी से छुटकारा पा लेगा। अगर रिकमेंडेड अथॉरिटी को लगता है कि जो सूटेबल इंडिविजुअल है जो सेलेक्ट किया गया है वो सूटेबल नहीं है नहीं है उन वेजेस के लिए, तो वो रिकमेंडेड अथॉरिटी जो अपने पास वो वेजेस को संभाल के रखेगी इन सच अ वे एज माइट बी रिकमेंडेड। लास्ट और फाइनल हम बात करेंगे कंक्लूजन। द कोड एंडेवर्स टू बाइंड टुगेदर द मीनिंग ऑफ वेजेस विच इज अ स्टेज टूवर्ड्स गिविंग बेटर क्लैरिटी। Nonetheless, the arrangement of independent definitions for employee and worker and their use inside the code leaves space for confusion. एट लास्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन कंक्लूड मैं इसी से करना चाहूँगा कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से क्या डिफाइन करना चाह रही है गवर्नमेंट, ये बताना चाह रही है कि पेमेंट ऑफ वेजेस जो है टाइम पे होना चाहिए और अननेसेसरी डिडक्शन नहीं होने चाहिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।